भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। ये नाम सिर्फ एक बैंक का नहीं है, ये तो समझिए भारत की पूरी आर्थिक कहानी का जीता जागता इतिहास है। तो चलिए आज हम 220 साल पीछे चलते हैं और उस सफर को देखते हैं जिसने एक औपनिवेशिक बैंक को एक राष्ट्रीय महाशक्ति में बदल दिया। जरा 1806 के भारत की कल्पना कीजिए। उस दौर में देश के जो सबसे ताकतवर बैंक थे यानी प्रेसिडेंसी बैंक्स, वो हम भारतीयों का पैसा संभालने के लिए नहीं थे। नहीं, उनका असली काम तो अंग्रेजी हुकूमत और विदेशी व्यापारियों के हितों को साधना था। और अब जरा आज के समय पर आइए। आज वही बैंक 50 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों की फाइनेंशियल लाइफलाइन है। सोचिए, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये तो एक पूरी क्रांति है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक बैंक जो बनाया ही गया था विदेशियों के फायदे के लिए, वो हमारे देश की आर्थिक रीढ़ कैसे बन गया? चलिए इसी कमाल की कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो पहला चैप्टर, औपनिवेशिक तिजोरियां और भारतीय जरूरतें। हमारी कहानी एक ऐसे बैंक से शुरू होती है जिसका दिल, कह सकते हैं, हिंदुस्तानी था ही नहीं। मतलब तिजोरियां तो यहां भारत में थीं, पर उनकी चाबियां वो तो लंदन में थीं। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता से। फिर 1840 में आया बैंक ऑफ बॉम्बे, जो खास तौर पर कपास के व्यापार को फाइनेंस करता था। और फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, जो दक्षिण भारत के कॉमर्स के लिए था। फिर आया साल 1921। इन तीनों प्राइवेट बैंकों को मिला दिया गया और जन्म हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। इसे कुछ यूं कहा गया कि 3 अलग-अलग नदियां बैंकिंग की एक विशाल नदी में मिल गईं। और सच में इस विलय ने भारत के बैंकिंग सीन को हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी थी। लेकिन सवाल ये था कि इसकी कीमत क्या थी? पर ये जो विशाल नदी बनी थी ना, इसमें कई खामियां थीं। पहली बात तो ये कि इसका मैनेजमेंट विदेशी हाथों में था, तो फैसले भी उन्हीं के हक में होते थे। भारतीय कारोबारियों को लोन मिलना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से ये छोटे छोटे भारतीय बैंकों को खत्म करने पर तुला हुआ था। और सबसे बड़ी बात, एक सेंट्रल बैंक की जो जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें निभाने में ये पूरी तरह फेल साबित हुआ। और इन्हीं सब खामियों की वजह से एक नई सोच का जन्म हुआ। तो अब आता है हमारा दूसरा चैप्टर, एक नए राष्ट्र के लिए एक नया बैंक। 1947 में भारत आजाद हुआ और इसी के साथ बैंकिंग को लेकर भी एक नई और आत्मनिर्भर सोच पैदा हुई। हाँ, लेकिन ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ, इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी। शुरुआत हुई 1949 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति से। फिर 1954 में गोरावाला कमेटी ने एक बहुत ज़रूरी सिफारिश की कि एक नया नेशनल बैंक बनना चाहिए। बस फिर क्या था, 1955 में लोकसभा में एसबीआई बिल पास हुआ और आखिरकार 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का जन्म हुआ। अभी जो गोरवाला कमेटी की सिफारिश थी ना, वो सच में क्रांतिकारी थी। उनका कहना था कि देश को एक ऐसे मजबूत सरकारी हिस्सेदारी वाले बैंक की जरूरत है जो सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे, बल्कि भारत के गांवों तक लोन पहुंचाए। और सबसे जरूरी बात, बैंकिंग पर से विदेशी कंट्रोल के इस चक्र को तोड़े। बस यही वो एक आइडिया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो 1955 में जब एसबीआई की शुरुआत हुई तो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल थी सिर्फ 20 करोड़ रुपए। आज के इस विशाल बैंक के सफर की ये कितनी छोटी सी मगर एक बहुत अहम शुरुआत थी। चलिए अब आते हैं तीसरे चैप्टर पर, एक बैंकिंग जायंट का निर्माण। यहां हम देखेंगे कि कैसे एसबीआई एक अकेले बैंक से रणनीतिक विलय के जरिए एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। अप्रैल 2017, ये तारीख भारतीय बैंकिंग के इतिहास में बहुत बड़ी है। देखिए, 2017 से पहले क्या था? एसबीआई ग्रुप में 7 अलग अलग बैंक थे, एक तरह से बिखरा हुआ परिवार था। और 2017 के बाद सिर्फ एक यूनिफाइड भारतीय स्टेट बैंक, और इसी के साथ बनी भारत की पहली ग्लोबल स्केल की बैंकिंग सुपर पावर। और इस विलय का नतीजा क्या निकला? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 62 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति। ये वो नंबर है जिसने एसबीआई को दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की लीग में लाके खड़ा कर दिया। अब आते हैं चौथे चैप्टर पर, करोड़ों लोगों के लिए एक मिशन। यहां हम बैंक के स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर इसके मकसद को समझेंगे, उन राष्ट्रीय लक्ष्यों को जानेंगे जो इसे सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि एक मिशन बनाते हैं। देखिए, एसबीआई को सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया गया था। इसके 7 बड़े मकसद थे, जैसे गांव तक लोन पहुंचाना, लोगों में सेविंग्स की आदत डालना, समाज के सबसे गरीब तबके को ऊपर उठाना, छोटे और मीडियम उद्योगों को सपोर्ट करना, बैंकिंग को तेज और सुरक्षित बनाना और आरबीआई के एजेंट के तौर पे काम करना। ये सिर्फ बैंकिंग नहीं थी, ये एक तरह से देश बनाने का एजेंडा था।
और ये जो गरीबों के उत्थान वाला मकसद था ना, उसी की सीधी देन है आज के जनधन खाते, जिन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बैंक का मिशन कितना दूरदर्शी था। और अब 5वां और आखिरी चैप्टर, पासबुक से पिक्सल तक। चलिए अब कहानी को सीधे आज के दौर में लेकर आते हैं और देखते हैं कि बैंक का स्केल कितना बड़ा हो चुका है और इसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कितना जबरदस्त रहा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये एसबीआई की लोन बुक की ग्रोथ है और ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, ये तो एक तरह का विस्फोट है। 2006-07 में करीब 3.25 लाख करोड़, 2011-12 तक ये बढ़कर लगभग 8.25 लाख करोड़ हो गया और 2024 तक 35 लाख करोड़ रुपए के पार। ये आंकड़े भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की कहानी खुद कहते हैं। और डिजिटल दुनिया में इसका क्या हाल है? एसबीआई का जो योनो सुपर ऐप है, उसके 23 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। ये दिखाता है कि इतने पुराने बैंक ने भी वक्त के साथ खुद को कितनी कामयाबी से नई टेक्नोलॉजी में ढाला है। आज की तारीख में एसबीआई का नेटवर्क देखिए, 22,500 से ज्यादा ब्रांच और 65,000 से ज्यादा एटीएम। ये इतने लोगों को सर्विस दे रहा है जितने अमेरिका और पूरे यूरोपियन यूनियन को मिलाकर भी नहीं है। इसका स्केल सच में हमारी कल्पना से भी परे है। तो अब सवाल ये है, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, देश के इस सबसे पुराने और सबसे बड़े बैंक को अब कौन सा नया रोल निभाना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले सालों में भारत का